आइए देखते हैं बड़े भाई साहब पाठ की व्याख्या। हमने पहले ही जान लिया है कि इसके लेखक हैं उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। आइए पाठ पर चलते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। यहाँ लेखक बता रहा है कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन पढ़ने में केवल 3 कक्षा आगे थे। दर्जे मतलब क्लास, कक्षा मतलब वो मुझसे उम्र में तो 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन पढ़ाई में केवल 3 ही कक्षा आगे थे। कहते हैं कि हम दोनों की पढ़ाई लगभग एक साथ शुरू हुई थी। हम दोनों ने पढ़ाई लगभग साथ में ही शुरू की थी। कहते हैं लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में, तालीम मतलब शिक्षा, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले पर वे कोई जल्दीबाजी नहीं करते थे। वे जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। भवन मतलब घर होता है, लेकिन यहाँ पर शैक्षिक जीवन से संबंधित है। कहते हैं कि वे अपने शिक्षा की शुरुआत या बुनियाद खूब मजबूत रखना चाहते थे, ताकि उस पर एक आलीशान महल बन सके, ताकि उस पर एक विशालकाय भवन का निर्माण किया जा सके। 1 साल का काम वे 2 साल में करते थे। कहते हैं कि वे शिक्षा जैसे मुद्दे पर बहुत ही जल्दीबाजी करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे कई कई बार 1 साल का काम वे 2 साल में करने लगते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। कहता है कई बार ऐसा भी होता था कि उन्हें 1 वर्ष का काम करने में 3 3 वर्ष लग जाते थे, क्योंकि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। कहते हैं कि उनका मानना था कि अगर बुनियाद पुख्ता ना हो, मजबूत ना हो, तो उस पर बनने वाला मकान ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। लेखक बता रहा है कि मैं तो छोटा था, वह मुझसे बड़े थे। कहते हैं कि मेरी उम्र 9 साल की थी और वह मुझसे 5 साल बड़े होने के कारण 14 साल के थे। इसलिए चूंकि वे मुझसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मेरी तंबीह, तंबीह मतलब डांट डपट, तो डांटने डपटने और मेरी देखभाल करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। कहते हैं कि वे मुझे डांट डपट सकते थे। मेरी निगरानी के लिए, मेरी भलाई के लिए वे मुझे डांट डपट सकते थे। और मेरी शालीनता, मेरी भलाई इसी में थी कि उनका जो भी हुक्म हो, जो भी आदेश हो, मैं उसी को कानून समझूं, अर्थात उनके हर आदेश का पालन करना ही मेरी शालीनता होती थी। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब जो थे, वे बहुत अध्ययनशील थे, स्टूडियस थे। अंग्रेजी में एक शब्द है अध्ययनशील के लिए, स्टूडियस, जो हमेशा पढ़ता लिखता रहे, पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दे। तो वो बहुत ही अध्ययनशील थे और हर वक्त किताबें खोलकर बैठे रहते थे। कभी कभी जब वे थक जाते थे तो दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के किनारे की खाली जगह पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीरें बनाया करते थे। हो सकता है उनको इस ये सब करने में दिमाग को थोड़ा आराम मिलता हो। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10 20 बार लिख डालते। कहते हैं कि कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए वह अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर, किताब पर एक ही शब्द, एक ही नाम, एक ही वाक्य 10 10 बार, 20 20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। तो कई बार क्या करते थे कि एक शेर को ही बार बार सुंदर अक्षरों में लिखा करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। कहते कई बार अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर वे ऐसा कुछ लिखते थे, ऐसी शब्द रचनाएं करते थे
जिनका आपस में कोई सामंजस्य नहीं होता था, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता था, ना ही उनका कोई विशेष अर्थ होता था। मसलन मसलन मतलब उदाहरण स्वरूप, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। उन्होंने एक बार अपनी कॉपी पर लिखा था, जो मैंने देख लिया। उन्होंने लिखा था स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा हुआ था। कहते हैं, लेखक यहाँ बता रहा है कि कई बार वो ऐसी शब्द रचनाएं करते थे जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं होता था। उदाहरण स्वरूप, एक बार मैंने उनकी कॉपी पर लिखा हुआ देखा। उन्होंने लिखा था स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, ये सारे शब्द उनकी कॉपी पर लिखे हुए थे जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं था, जिनका आपस में कोई सामंजस्य ही नहीं था। और शब्दों की तो छोड़ दीजिए, इसके साथ साथ एक आदमी का चेहरा भी बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। चेष्टा मतलब प्रयास। कहता है कि मैंने बहुत बार प्रयास किया कि ये सब उन्होंने जो लिखा है, ये क्या गूढ़ रहस्य है इसके पीछे, इसका क्या मर्म है, इसका क्या अर्थ है, निकाल पाऊं। लेकिन मैं उसका अर्थ निकाल पाने में सफल ना रहा, और उनसे पूछने का साहस भी ना हुआ। लेखक बता रहा है कि मैं अपने बड़े भाई साहब से डरता था, या यूं कहिए कि अदब करता था, सम्मान करता था, कि मैं उनसे पूछने की भी जुर्रत ना उठा सका। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। यह एक मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात। कहते हैं कि वे मुझसे बड़े थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, जमात मतलब कक्षा, स्टैंडर्ड, और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, और उनकी रचनाओं को समझ पाना मेरे लिए संभव नहीं था। आगे कहते हैं, लेखक अपने बारे में बता रहा है। अभी तो उसने अपने बड़े भाई के बारे में बताया कि उनका स्वभाव कैसा था, अब वो अपने बारे में बता रहा है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। लेखक बता रहा है, मैं अपने बड़े भाई के बिल्कुल उलट था। मेरे लिए, जो कि मेरे बड़े भाई हमेशा किताबें खोले बैठे रहते थे, मेरे लिए 1 घंटे भी किताब खोल करके बैठना पहाड़ था, बहुत मुश्किल था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से बाहर आ जाता था, मैदान में आ जाता था, कभी कुछ कंकर पत्थर उछालता था, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाता था, और उस पर कोई साथी मिल गया खेलने के लिए तो और अच्छी बात हो जाती थी, सोने पर सुहागा हो जाता था। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। कहता है कि जब मैं चुरा करके चुपके से हॉस्टल से बाहर जाता था और कोई मित्र मिल गया, दोस्त मिल गया खेलने के लिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता था। कई बार मैं दीवार पर चढ़ करके नीचे कूद जाता था, कभी गेट पर चढ़ करके उसे आगे पीछे घुमाता था जैसे मैं मोटर कार में बैठा हुआ हूँ। लेकिन खेलने के बाद जब मैं कमरे में आता था तो भाई साहब का रुद्र रूप, क्रोधित रूप देख करके मेरे प्राण सूख जाते थे, डर जाता था मैं। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे। कहते कि वह जब भी मैं खेल कूद करके आता था, तो उनका पहला सवाल यही होता कि तुम कहाँ थे, था मैं कहाँ था। हमेशा यही सवाल इसी ध्वन में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। कहते कि इसका जवाब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कुछ बता नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। बस मैं मौन रह जाता था, चुप रह जाता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब आजकल के बच्चे दूसरों की डांट डपट सुनना पसंद नहीं करते, वहाँ पर लेखक अपने भाई का इतना सम्मान करता है, इतना अदब करता है कि उसके द्वारा डांटे जाने पर, पूछे जाने पर कहाँ थे, तो उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि बता दे कि मैं बस थोड़ा खेलने ही तो गया था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। कहता है कि मेरी चुप्पी, चुपचाप रह जाना, ये स्वीकृति होती थी कि हाँ मैंने गलती की है। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। कहते कि मेरे भाई साहब के लिए फिर केवल एक ही रास्ता था कि वे प्यार और रोष, क्रोध दोनों के मिले जुले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें, मतलब मुझे समझाएं या डांटें डपटे। मतलब उनकी जो भी डांट डपट होती है उसमें भी एक सीख सलाह होती थी।
वो डांटते थे तो क्या कहते थे, यहाँ लेखक बता रहा है, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मतलब अक्षर। कहते हैं कि अगर मेरे भाई साहब मुझे कहते थे, अगर इस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ोगे कि जी चुरा करके भागते रहोगे किताबों से और खेलते रहोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक शब्द एक अक्षर नहीं आ पाएगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। कहते कि वो मुझे समझाते कि अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी समझना इतना आसान नहीं है। नहीं तो आज तक तो सभी लोग, कोई भी अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। कहते हैं कि अंग्रेजी समझने के लिए मुझे देखो, रात भर आंखें फोड़नी पड़ती हैं, रात रात भर जगना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, मतलब परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। कहते हैं तब कहीं यह ज्ञान आता है, अंग्रेजी सीखने में सीखना संभव हो पाता है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। कहते हैं, लेखक कहता है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं है, और बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिखना नहीं जानते हैं, बोलना तो बड़े दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। कहते हैं कि तुम इतने बेवकूफ़ हो, गूंगा मतलब बेवकूफ़ मूर्ख हो, कि मुझे देखकर भी तुम्हें कुछ सबक नहीं सीख मिलता है, कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। ये तो तुम आँखों से देखते हो, अगर तुम नहीं देख पाते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि की गलती है। कसूर मतलब गलती, ये सब तुम्हारी आँखों की गलती है, तुम्हारे बुद्धि की गलती है कि तुम मुझको देखकर भी कुछ सबक नहीं ले पाते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। लेखक फिर कहता है कि भाई साहब डांटते हुए कहते हैं कि इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे से दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। और फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मेरे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? यहाँ लेखक के भाई साहब लेखक को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे देखो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ और कितना त्याग करता हूँ, कितने मेले लगते हैं, तमाशे होते हैं, क्रिकेट के मैच, हॉकी के मैच होते रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें देखने नहीं जाता हूँ, मैं पास नहीं फटकता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी इतना पढ़ने के बावजूद मैं एक एक दर्जे में, मतलब एक एक कक्षा में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे उम्मीद लगाए हो कि बिना पढ़े हुए युद्ध खेल कूद में समय व्यर्थ गंवा करके तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे? मुझे तो मुझे तो देख करके दुख होता है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं पास होने में, एक कक्षा, लेकिन तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। तुम जिस तरह से खेल कूद में अपना वक्त गंवा रहे हो, इस तरह से पढ़कर तुम पास नहीं हो सकते हो। जीवन भर तुम एक ही कक्षा में पड़े रहोगे। हाँ, अगर कहते हैं कि लेखक के पिताजी, लेखक के भाई साहब फिर लेखक को समझाते हैं कि अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो मेरा मानना है कि बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम घर चले जाओ और गांव में घर पे गुल्ली डंडा खेलो। यानी दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते, ये बहुत बड़ी बात है। आज के बच्चों के लिए ये सीख लेने वाली बात है। जैसे माता पिता अपने बच्चों पर पैसे खर्च करते हैं कि एक उम्मीद होती है कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा सीखेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, तो हमें उनके उनके विश्वास के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इस एक पंक्ति से हमें यही सीख लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है कि दादा मतलब उसके पिताजी की गाढ़ी कमाई, मतलब मेहनत की कमाई है, बड़े परिश्रम से जो रुपए कमाते हैं और हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, उसे क्यों बर्बाद करते हो? इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेखक कहता है, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। कहते हैं कि मैं भाई साहब की डांट सुन करके आंसू बहाने लगता, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था बोलने के लिए, कहने के लिए, देने के लिए, क्योंकि अपराध गलती तो मैंने ही की है। और लताड़ मतलब डांट डपट तो मुझे ही सहना पड़ेगा, किसी और कोई और तो आएगा नहीं सहने के लिए। देखिए मेरे भाई साहब उपदेश की कला में, मतलब उपदेश देने की कला में बहुत निपुण थे, एक्सपर्ट थे। ऐसी ऐसी बातें कहते थे, ऐसी ऐसी सूक्ति बाण, ऐसे
चुभती हुई बातें कहते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते थे। मुझे बहुत दुख होता था, दर्द होता था और मेरी हिम्मत टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। कहता है कि भाई साहब की डांट डपट सुन करके एक बार मेरे मन में निराशा आ जाती थी और मैं सोचने लगता था कि भाई साहब सही ही तो कह रहे हैं, मुझे अब घर चलने जाना चाहिए। जो चीज़ मेरे वश में नहीं है, जो चीज़ मेरे मेहनत के काबू में नहीं है, जो चीज़ मुझसे नहीं हो सकती है, उसमें हाथ डालना ज़िंदगी को ख़राब करना ही होगा। इसलिए मुझे घर चले जाना चाहिए। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। कितनी मेहनत, इतना उसका भाई करता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। लेकिन कहता है कुछ समय बीत जाने के बाद, भाई साहब के डाँटने डपटने के बाद, कुछ घंटे के बाद सारी निराशा दूर हो जाती थी और मैं इरादा करता था, निश्चय करता था, दृढ़ निश्चय करता था कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूँगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूं। कहता है कि भाई साहब की सीख सलाह डांट डपट का एक असर होता था कुछ देर के बाद, कि मैं निश्चय कर लेता था हाँ अब मैं पढ़ूंगा, और एक टाइम टेबल बना लेता था कि मैं इस समय ये काम करूंगा, इस समय ये काम करूंगा। क्योंकि बिना नक्शा बनाए तो कोई स्कीम तैयार नहीं होती है। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती थी। कहते हैं कि टाइम टेबल जब बना करके पढ़ाई करने का मन करता तो खेल कूद बिल्कुल भूल जाता था। टाइम टेबल कुछ यूँ होता था, प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आठ आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, और फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। तक मैं झटपट एक टाइम टेबल बनाता था और हर एक विषय के लिए समय निर्धारित कर लेता था। इस समय ये विषय पढ़ूंगा। कहते हैं कि उसमें 6 बजे से 8 बजे तक अंग्रेजी के लिए रखता था, 8 बजे से 9 बजे तक हिसाब के लिए, हिसाब मतलब गणित के लिए रखता था। ऐसे ऐसे हर एक विषय के लिए मैंने समय निर्धारित कर देता था कि जो मैं पहले हमेशा खेलने कूदने के लिए तैयार रहता था, उसके अब उसकी जगह मैं त्याग करके एक टाइम टेबल बनाता था और उसमें हर एक विषय के लिए समय निर्धारित करता, हर एक काम के लिए समय निर्धारित करता और उसके अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। लेखक बता रहे टाइम टेबल बना लेना आसान है, लेकिन उसको अमल करना, उसका पालन करना, उसको फॉलो करना दूसरी बात है। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना मतलब उल्लंघन। कहता है कि जो टाइम टेबल मैं बनाया होता था पहले ही दिन से उसका पालन सुनिश्चित नहीं हो पाता था, पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कहते हैं कि मुझे वो सब याद आता, मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। कहते कि जब मैं पढ़ना शुरू करता या टाइम टेबल पालन करना शुरू करता तो मुझे वो वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, उछल कूद करना, ये सब याद आने लगता और मैं फिर खेल के मैदान में पहुंच जाता। मेरा मन वहां पहुंच जाता। कहते हैं कि इन सब के चक्कर में मैं पढ़ाई लिखाई भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। कहता है कि फिर मैं टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाता, उसको तोड़ देता, नियम को तोड़ देता, अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए नियम को तोड़ देता और फिर से खेलना कूदना शुरू हो जाता। और मेरे बड़े भाई साहब को मुझे नसीहत देना, मुझे सीख देने और मेरी फजीहत, मेरा अपमान करने का एक और अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता। साए मतलब मैं उनके सामने नहीं आना चाहता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। ताकि मैं चेष्टा करता, कोशिश करता कि भाई साहब के सामने ना पढूं, क्योंकि सामने पढ़ने पर डांट पड़ती। कमरे में इस तरह दबे पाँव एक मुहावरा है, चुपके से आना। कहते हैं कि कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा एक सिर पर हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है,
मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। मतलब मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी, भाई साहब की डांट फटकार घुड़कियां अपमान सहने के बावजूद, अपने द्वारा तमाम टाइम टेबल बनाने के बावजूद, मैं खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। और जैसा पहले चलता था वैसा ही फिर होने लगता। मैं फिर खेल कूद की ओर समर्पित हो जाता, खेल की कूद की ओर आकृष्ट हो जाता। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे पाठ का अगला भाग, दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा।